हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके थे कि आपका किस प्रकार से रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया हो या रिसोर्स प्लानिंग के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में चर्चा किया था। इस संदर्भ में कौन कौन से प्रयास अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हुए, गांधी का स्टेटमेंट क्या रहा है, हम सबके बारे में चर्चा कर चुके थे। अब हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज में भी हम बात करेंगे लैंड रिसोर्स क्या है। ठीक है, जिसको मृदा क्या क्या संसाधन कहेंगे, तो रिसोर्स और वो भी हमारा लैंड। तो लैंड किस प्रकार से रिसोर्स की तरह बिहेव करता है, तो आप सबको हम बड़ी बात से पता है कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, तो लैंड पर ही रहते हैं। और जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं हम लैंड पर ही करते हैं। और हम इसे अनेक तरीके से क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारा लैंड क्या हुआ, एक नेचुरल रिसोर्स हुआ। और जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि कहा जाए तो हमारा है एक लैंड, जो कि क्या है, एक रिसोर्स की तरह बिहेव करता है। क्योंकि ध्यान दीजिए क्या करता है, इसमें बोल रखा है कि इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। सारी के सारी जो इसमें क्या बोलती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलेंगी वही यहीं मिलती हैं, लैंड पर ही मिलती हैं। वाइल्ड लाइफ, जितने भी जीव जंतु हैं जंगली, सारे के सारे यहीं मिलते हैं। ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करता है, यहीं करता है। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको करना है वो यहीं आप करोगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी करना है यहीं करोगे। कम्युनिकेशन सिस्टम सारा यहीं पे होगा। मतलब जितनी भी एक्टिविटी होंगी, जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं, जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, जितने भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन है, सारी की सारी ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो चाहे कुछ भी हो, वो हम अधिकतर से अधिकतर क्या करते हैं, लैंड पर ही यूज करते हैं। इस प्रकार से लैंड एक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह बिहेव करता है। लैंड हमारे क्या है, एक बहुत ही, जिसको क्या कहते हैं कि लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड, सीमित मात्रा में। हाँ, इसका उपयोग भी क्या है, सीमित मात्रा में। लेकिन इस वजह से क्या करना चाहिए, हमें इस लैंड का यूज जो करना चाहिए बड़ी ही केयरफुल तरीके से करना चाहिए, प्लानिंग बना के करना चाहिए। हम किस प्रकार से इसका यूज करें ताकि हम कम ना हो। जैसे मान लीजिए कि हमारी अर्थ क्या है, एक आप जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ हमारा है, सीमित मात्रा में है जो अर्थ हमारा है। अब इस पर भी क्या करना है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर, पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ रही है, लैंड तो हमारा बढ़ नहीं रहा है। अगर हम इसका ओवर यूटिलाइजेशन करें, ज़्यादा कंजम्पशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बिना प्लानिंग के करें, विदाउट केयरफुल प्लानिंग के करें, तो होगा क्या कि यहाँ पर सारा सिस्टम ही हमारा क्या ना बिगड़ने लगेगा। और इसके वजह से हमारा लैंड का क्या होने लगा, डिग्रेडेशन होने लगा। तो अगला हमारा टॉपिक जो बनेगा लैंड डिग्रेडेशन ही बनेगा। किस प्रकार से हमारा लैंड दिन पर दिन हमारा क्या हो रहा है, इसका ओवर यूटिलाइजेशन, बिना इसका ध्यान दिए कि किस प्रकार से सुधार करेंगे नहीं करेंगे, केवल यूज करते जा रहे हैं, तो सारा सिस्टम हमारा बिगड़ने लग रहा है। तो इस संदर्भ में अगर देखेंगे तो किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, तो ज़रा देख लीजिए इस बात का। पहले हम मैप देख लीजिए, लैंड रिसोर्स में हमारा लैंड पर क्या क्या चीज़ हमारा अवेलेबल है। जो लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर दे रखा है, आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, प्लेन वाला एरिया। और इसी पे जितना हमारा अधिकतम पॉपुलेशन यहीं पर हमारा क्या करता है, निवास करता है। जितना भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है यहीं पर की जाती है। जितने हमारा अधिकतम जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगा भी यहीं पर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारा प्लेन एरिया है। ज़्यादा यहाँ पर क्या बन सकती है, नदियाँ मिलेंगी, संसाधन मिलेंगे, हर चीज़। खासतौर पे हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा, इंडस्ट्री ज़्यादा यहाँ पे लगाएंगे। हाँ, आते हैं अगर दूसरा हमारा जो दे रखा है, यहाँ पे देखिए दूसरा दे रखा है माउंटेन वाले में। ये माउंटेन वाला रीजन है आपका कौन सा, 30%। 43% लैंड वाला प्लेन जो हो गया आपका, माउंटेन वाला क्या हो गया, 30% हो गया। माउंटेन में क्या होता है, यहाँ से नदियों का क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट अधिकतर होता है, नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। यहाँ से क्या नदियों को निकलने की वजह से यहाँ पर जो क्या होता है कि एक सीनिक ब्यूटी जिसको कहा जाता है, नेचुरल आपका जो ब्यूटी सिस्टम देखने को मिलता है, प्राकृतिक सुंदरता जो देखने को मिलती है। यहाँ पर्यटन टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पर क्या नदियाँ 12 होती हैं, आपका हर टाइम बहती रहती हैं, क्योंकि पानी कमी होती नहीं कम यहाँ पे। तो ये क्या है, माउंटेनियस रीजन है आपका। और यहाँ पे जो थर्ड वाला जो रखा ग्रीन वाला पोर्शन है, ये प्लेटू वाला रीजन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे क्या होता है, मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं। जितने भी रिसोर्सेज खासतौर पे मिनरल वाले मिलते हैं, पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर जितने भी रॉक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इस वजह से हमारा क्या होता है, मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रीज इसके आसपास काफ़ी लगती हैं, इस इंडस्ट्रीज यहाँ पर काफ़ी लगती हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रीज के आसपास के लगने की वजह से यहाँ के विकास भी होता है। तो हम देख लीजिए इसका फिजिकल रिलीफ फीचर क्या क्या है, कौन से हमारा पूरा अर्थ में हमारा किसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो प्लेन एरिया सबसे ज़्यादा है, उसके बाद से मिलता है आपका माउंटेन वाला, उसके बाद से आपको मिलता है
प्लेटू वाला। तो 43, 30 और 27 का रेशियो है, देख लीजिए। चलिए इसी को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या दे रखा हमारा। वहीं दे रखा है कि इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर नेमली माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, आइलैंड। 43% लैंड का एरिया प्लेन है जो प्रोवाइड करा था फैसिलिटी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, मैंने बता ही चुका है आपको। माउंटेनस जो माउंटेन्स हैं वो करते हैं 30% का जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। और ये क्या करते हैं, पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, मतलब क्या, बारहमासी नदियाँ बहती है, साल भर बहती रहती हैं, पेरेनियल फ्लो है आपका, ठीक है। अब सम रिवर्स ये क्या प्रोवाइड कराते हैं फैसिलिटी, टूरिज्म, मैंने ये भी बताया टूरिज्म का क्या फ्लो कराता है। इकोलॉजिकल आस्पेक्ट भी, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मारते हैं, ट्री वगैरह ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ भरपूर मिलती हैं, पानी की भरपूर मात्रा रहती है, और हमारा इकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमेशा बना रहता है। 27% के करीब में हमारा क्या एरिया हमारा प्लेटू रीजन का है, जिसमें क्या होता है, रिच रिजर्व ऑफ मिनरल, मैंने ये बताया मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल मिलेंगे, फॉरेस्ट वगैरह मिलते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं आपका जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसके आसपास के रीजन में, क्योंकि हमारा जो रिसोर्सेज जो हैं मिनरल वाले हैं वो क्या करते हैं, नज़दीक मिल जाते हैं और आसाम से उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस अर्थ को हम कैसे यूटिलाइजेशन करें, किस प्रकार से सही तरीके से हम इसका यूज करें। तो अगला हमारा यही है लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का किस प्रकार से यूज करें। तो लैंड का जो हम यूज करते हैं उसको देख लेते हैं कितनी क्या क्या हमारा पर्पज है यूज करने का। सबसे लैंड को यूज करते हैं फॉरेस्ट के लिए। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं, जैसे बैरन एंड वेस्टलैंड, मतलब क्या बंजर भूमि है, बेकार भूमि है, वेस्टलैंड है, वहाँ पर खेती नहीं की जा रही है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जैसे बिल्डिंग बना लिए, वहाँ पर कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, रोड्स बना लिए, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, फैक्ट्री, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। मतलब कि ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ लैंड रिसोर्स क्या है, जहाँ पर अलग तरीके से यूज किया, जैसे फॉरेस्ट किया, कुछ कल्टीवेशन जहाँ यूज नहीं है, जहाँ बैरन और वेस्टलैंड है। लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जैसे कि बिल्डिंग्स बना लिया, रोड बना लिया, फैक्ट्रीज बना लिया, और भी हमारे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड दे रखा है, जिसमें क्या करना हमें है, यूज करना है। जैसे मान लीजिए हम परमानेंट क्या बना दिए अपना, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर मतलब वहीं बना दिए जहाँ पर क्या है, चरागाह केंद्र है, जहाँ पर गाय भैंसों को लेकर पशुओं को जाकर चराने के लिए जाता है। और भी क्या है, बहुत सारे तरीके से मिसलेनियस आपका ट्री क्रॉप्स हैं, ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडिंग द सोन। हाँ ये ध्यान रखिए कि जो बोया गया है वहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया, नेट सोन एरिया को नहीं इंक्लूड किया गया है। बहुत सारे जो ट्री क्रॉप्स लगाए जाते हैं उनके झुंड के बारे में बात की गई है। यहाँ बोल रहे कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। लगातार यदि 5 सालों तक आप कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी उस पर नहीं करते हो तो उसे कल्चरेबल वेस्ट लैंड में हम कंसीडर करने लगते हैं, ठीक है। कुछ हमारी क्या है, फैलो लैंड्स भी हैं, जैसे परती भूमि कहते हैं। वहाँ पर क्या देखते हैं, करंट फैलो, जैसे वर्तमान में जो परती हैं उसमें आप क्या कर, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर, मतलब 1 साल से कम के लिए क्या एग्रीकल्चर ये छोड़ दिए हैं, तो वर्तमान में ये परती है। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अगर कुछ बात किया जाए तो उसमें कुछ ऐसे भी भूमि आती हैं जो कि प्राचीन, मतलब कि कुछ टाइम हो गया जिनको आप बोए नहीं हो, जैसे मान लीजिए 1 से 5 साल तक आप उसमें खेती नहीं की हो। अब अगला कह रहा है नेट सोन एरिया, मतलब कि जो कुल आपका जो कितना एरिया है जिसको आप क्या कहे बोए हो। तो कह रहा है कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज, मतलब यहाँ पे दे रखा है, समझिए इस चीज़ को। कह रहा कि एक एग्रीकल्चर ईयर में एक बार से ज़्यादा आपके उसमें फसल बोए हो, मतलब यहाँ पे एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया, जो उससे यहाँ पर पढ़ चुके हो, नेट शोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। कितना आप फसल इस एरिया में बोए हो, तो ये दिखा रहा है कि नेट सोन एरिया कितना आप बोए हो टोटल, और आपका इस एग्रीकल्चर ईयर में आप कितना एक से ज़्यादा बार फसल बोए हो कि नहीं बोए हो, इसको ऐड कर दिए तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब कुल कृषि योग्य आपकी भूमि कितनी है, कृषि योग्य आपका क्षेत्र कितना है, ये पता चल जाता है। भारत में जो लैंड यूज के पैटर्न पे चर्चा करें तो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर, जैसे अब यहाँ पर कुछ कह रहा है, जो यूज ऑफ लैंड है किस प्रकार से हम इस भूमि का उपयोग करें, डिटरमाइंड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर भी। ह्यूमन फैक्टर फिजिकल में क्या क्या आ जाएंगे, 2 आते हैं आपके, देखिए फिजिकल में कौन से दे रखा है, वहाँ की टोपोग्राफी, किस प्रकार से वहाँ का भू आकृति है, किस प्रकार से वहाँ टोपोग्राफी है, जैसे वहाँ पर लैंड किस प्रकार का है, वहाँ पर माउंटेन है कि प्लेन है कि प्लेट्यूज़ हैं क्या है,
वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, ये कुछ क्या वहाँ की फिजिकल है क्या है, ठीक है। इसको कहते हैं वहाँ की कि किस प्रकार की फिजिकल कंडीशन देखने को मिलती है। वहाँ पर नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कि मैदानी एरिया है, कि पठारी क्षेत्र है, आपका कौन सा है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ क्या करते बारिश होती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है वहाँ पर सूखा पड़ना, क्या पड़ना, सॉइल किस प्रकार की, मिट्टी कैसी है, एलुवियल सॉइल है या ब्लैक सॉइल है या किस प्रकार की सॉइल है। इन सब के साथ साथ कुछ ह्यूमन फैक्टर भी होते हैं जो कि इम्पोर्टेंस होते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है ह्यूमन फैक्टर में कौन कौन से आ जाते हैं। जैसे मानिए पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ का कितना है, लोग रहने वाले कम है ज़्यादा हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, वहाँ का कल्चर कैसा है और ट्रेडिशन कैसा है। तो आप यहाँ पर 2 लिस्ट बना लो, क्या कि फिजिकल फैक्टर और यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में वहाँ की टोपोग्राफी हो गया, ठीक है, वहाँ का क्या हो गया, टोपोग्राफी हो गया, वहाँ का क्लाइमेट हो गया, वहाँ की सॉइल हो गई, और वहाँ का क्या हो गया आपका दोस्तों, टोपोग्राफी बता दिया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, वहाँ का नेचर कैसा है, ये सब देख लिया। और ह्यूमन फैक्टर में आप आ जाइए, मान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, वहाँ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितना लोग सक्षम है टेक्नोलॉजी के संबंध में, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है। इस प्रकार से हम अगर चर्चा करें तो भारत में हम क्या कर सकते हैं, लैंड ऑफ यूज ऑफ लैंड जो आपका है वो डिटरमाइंड होता है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से हमारी चीज़ें हैं। ये दिखा रखा है आपका कि जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1961 में और जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 2014-15 में ये एरिया कितना बदला है आप देख सकते हैं फिगर में भली भांति। अब यहाँ पे दे रखा है कौन कौन क्या चीज़ है, फॉरेस्ट कितना था अब कितना हो गया है, बैरन ये कौन कितना था इस पर देखिए। अब यहाँ पे दिखाना आप ध्यान से देखेंगे तो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज जो दे रखा है, जैसे माने फॉरेस्ट यहाँ दिखा रहा है आपका, फॉरेस्ट ये हिस्सा ये वाला कलर ये फॉरेस्ट है एफ, ये पहले 18.11% था, अब जो बढ़ करके कितना हो गया 23%। तो ये तो ठीक है, इंक्रीजमेंट हुआ, बढ़िया बात है हमारा। अगला जो देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा बैरन एंड अनकल्चरल, बंजर भूमि है और वर्तमान में क्या है अभी कि हम उस पर खेती नहीं किए, खेती योग्य तो है लेकिन हम उस पर खेती नहीं करते हैं। तो वो कितना एरिया है, रेड वाला जो दिखा रहा है 18.1%, ये हमारा था पहले का जो था, लेकिन वर्तमान में यदि हम देखेंगे तो ये आंकड़ा बदल गया है जो कि दिखा रहा है 5.5% ही, ऐसी बात है। मतलब हम कहीं ना कहीं यूज इसका कर रहे हैं। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में जैसे ये दिखा रहा है आपको कौन सा, आप ये देखिए एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज ये दिखा रहा है 46% का, और हम यूज किया कितना किए हैं दोस्तों, अब वर्तमान में 45.1, मतलब कि इसमें भी अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है। परमानेंट पास्चर वाला देखिए, परमानेंट पास्चर का दे रखा है 4.71%, जो कि अब यहाँ पर 3.3, ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है आपका। इसी तरीके से बात करें आप एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स वाले में, तो वो आपका ये दिखता है 1.5% केवल दिख रहा है, 1.5% दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1% केवल दिख रहा है। यहाँ पर कल्चरल लेवल वेस्टलैंड वो दिखा रहा है, यहाँ पर वो दिखा रहा है 6.25%, ये भी घट के हमारा हो गया 4.04% के करीब में हो गया। फैलो अदर देन करंट फैलो दे रखा है, ये वाला हिस्सा 3.5% पहले था, अब हो गया 3.6%। करंट फैलो की बात करें तो ये 3.73 था, अभी बढ़ के हमारा देखिए बढ़ गया है, वर्तमान प्रति भूमि जो देखिए बढ़ गया है। और जो नेट शोन एरिया जो दे रखा है वो कितना हम बोलते हैं, तो ये हिस्सा दिखा रहा है। इसमें हमें लग रहा कन्फ्यूजन हो गया था, एक ये वाला नेट शोन एरिया जो हमारा होगा ये हिस्सा था पहले, अब हमारा ये हो रहा है। जो हम पहले बोलते थे ये हमारा एरिया नॉन एग्रीकल्चर यूज में 4.95 था, अब इसमें 8.7% हमारा हो चुका है। ठीक है, देखिए टोटल ज्योग्राफिक एरिया पता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जो लैंड यूज डेटा है वो जैसे भी अवेलेबल हो 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिक एरिया हमारा प्रेजेंट है। अब कह रहा है कि बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग द मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। अब यहाँ पर क्या है कि सब तो अपना बता दिए हैं, तो 93% में डेटा उपलब्ध हो पाया, क्योंकि इसके पीछे रीजन है क्या कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सब बता चुके हैं एक्सेप्ट असम। असम ने अभी इस चीज़ को अपना नई रिपोर्ट बता पाता है, ये वाला हिस्सा पूरी तरह नहीं कर पाया। कुछ एरिया जम्मू कश्मीर का भी है जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड चाइना द्वारा क्लेम किया गया है और उसके द्वारा पकड़ लिया गया है। उस एरिया में हमारे पास कोई रिपोर्टिंग, कोई डाटा, कोई सर्वे हमारे पास नहीं है। अब क्या कह रहा है कि जो लैंड यूज परमानेंट पास्चर
भी क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ इट। अब यहाँ पे कह रहा है कि धीरे धीरे लैंड जो परमानेंट पास्चर है वो भी घट रहा है। साथ साथ तो ये बताइए कि हम किस प्रकार से अपने जो हमारे पास एक बड़ा सा पॉपुलेशन एरिया है किसका था, हमारा कैटल्स का, वो हम कैसे फुलफिल उनको कर पाएंगे, उनके फीड उनके भोजन की आवश्यकताओं कैसे फुलफिल कर पाएंगे। अगर नहीं हो पाता है तो इसका परिणाम क्या होगा, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ इट। जो अधिकतर हमारी करंट फैलो लैंड्स हैं उसका अधिकतर जो हिस्सा है हमारा या तो पुअर क्वालिटी का है या तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसका ज़्यादा है, और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ क्या है ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। अब क्या रहा है, हेंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। अब इसकी वजह से होता है कि ये लैंड्स को 1 या 2 बार, अधिकतम 2 या 3 साल में हम इसको कल्टीवेशन करते हैं। और इसमें होता क्या, एंड इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, यदि नेट सोन एरिया के बारे में चर्चा करें, इसको इंक्लूड कर लें, तो इसका जो परसेंट निकल के आता है नेट सोन एरिया का इंडिया में, वो लगभग 54% के करीब में है। रिपोर्टिंग, टोटल रिपोर्टिंग है, जितना रिपोर्टिंग उसका 54% बस। अब यहाँ पे दिखाना क्या चाहता है उसको समझ लीजिए। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। नेट सोन एरिया का जो पैटर्न है वो भी एरिया चेंज होता रहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ये 80% के करीब में है टोटल एरिया इन पंजाब हरियाणा, और 10% के करीब में है, उससे भी कम है आपका अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड। मतलब क्या दिखा रहा है कि हर जगह इसमें स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। कहीं पर आपको 80% मिल जाएगा टोटल एरिया का, जहाँ पर नेट सोन एरिया आपका है ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे हम पंजाब है, हरियाणा, इन सब वेस्टर्न आपका यूपी वाला रीजन ज़्यादा यूज होता है। वहीं चले अरुणाचल प्रदेश में तो खेती में नाम मात्र के होते हैं, वहाँ पर 10% से भी कम मिलता है नेट सोन एरिया आपका। जो फॉरेस्ट एरिया भी है हमारे कंट्री में वो भी क्या है हमारा कम देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर दैन द डिजायर्ड 33%। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको 33% से भी हमारा क्या जोग्राफिकल एरिया हमारा कम है। जब जो NFP है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 का, इसमें आउटलाइन किया गया 33% को अचीव करने के लिए। लेकिन आज भी हमारा क्या है, इसको आप देखोगे तो देखिए कितना हमारा एरिया है। पहले हमारा था फॉरेस्ट 18.81, अब हमारा 23% के करीब में होकर बढ़, लेकिन अभी भी हमारा 33% हमारा क्या है, अभी भी हमारा एरिया कम है। और किसी भी देश में अगर इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाना है तो वहाँ पर 33% के करीब में कम से कम हमारा क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। जो लाखों लोगों की, हमारे करोड़ों लोगों की क्या है जो जीवन यापन है, जो कि इसी पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, इस जंगलों पे डिपेंड करते हैं। इस प्रकार से ए पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। अब यहाँ पे क्या है, एक पार्ट लैंड का वो हिस्सा जिसे हम वेस्टलैंड कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। वेस्टलैंड में हमारा क्या हो जाता है, इंक्लूड करता है रॉक, हिमालय की चट्टानी एरिया है, एरिड है, शुष्क हमारा क्षेत्र है, सूखा वाला क्षेत्र, डेजर्ट एरिया है, ये सारे के सारे क्या वेस्टलैंड में ही तो आते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में, इसमें सेटलमेंट भी आपका अस्थायी निवास रहने वाला, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, इंडस्ट्री है, सब इसमें क्या नॉन आपका कल्चरल लेबर या एग्रीकल्चरल क्या है यूज में है। और लगातार हम लैंड का यदि यूज करते हैं लंबे समय तक विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर, और इसको कंजर्व करने के लिए कि किस प्रकार इसको मैनेज करें, तो इसका परिणाम होता है लैंड डिग्रेडेशन। मतलब क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है, तो इसका मतलब यह है कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। लैंड डिग्रेडेशन में क्या हो गया, और इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। इसका परिणाम सीरियस रिपरकेशन ऑन सोसाइटी इन द एनवायरनमेंट, हमारा समाज और हमारा पर्यावरण पर इसका काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। तो अगले अपने टॉपिक में, या चलिए इसको ख़त्म कर देता है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन क्या हो रहा है, ठीक है, देख लेते हैं अगला हमारा क्या है, लैंड डिग्रेडेशन एंड हमारा, लेकिन आपका लंबा टॉपिक हो जाएगा, चलिए देख ही लेते हैं, जो होगा 2 मिनट 4 मिनट देख लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स क्या हैं। हमने क्या किया कि अपने लैंड को अपने पास्ट जनरेशन, वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन। हमारी जो भूमि है हमने अपने पास्ट से भी शेयर किया है, पर पास्ट वाली पीढ़ी भी हमारे साथ शेयर की है, तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के साथ भी शेयर करेंगे। जो 95% ऑफ द आवर बेसिक नीड्स क्या है हमारी, फॉर फूड,
शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सब के सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? लैंड से ही प्राप्त होते हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो न केवल हमारे क्या हो जाएंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट आल्सो हैव एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू लैंड। जो मानव गतिविधियाँ हैं न केवल हमारे क्या करते हैं, लैंड की डिग्रेडेशन को लाने में सक्षम हुई हैं, जिसकी वजह से ना यहीं केवल नहीं आई है लैंड डिग्रेडेशन, बल्कि साथ साथ हमारे क्या हुए, नेचुरल फोर्सेज की भी गति में, इनकी स्पीड में, इसके पेश में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से क्या हमारा लैंड हमारा डैमेज होने लगा है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग कराना, माइनिंग कराना, क्वेरिंग कराना, खनन कराना, ये सब भी क्या है, लैंड डिग्रेडेशन में काफ़ी हेल्प किए हैं। हेल्प नहीं, नुकसान पहुँचाए। ये हेल्प कहाँ करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे हमारे जो लैंड का जो ऑर्डर इस सिस्टम में बिगाड़ कर रख दिया है। माइनिंग साइट्स हैं, ऐसी तरीके से एग्जीबिशन करने के बाद से काम को बिना के ढके हुए डीप स्कार वैसे छूट जाते हैं। क्या करते हैं, ओवर बर्डनिंग हो जाते हैं, उसके ट्रेसेज ऑफ ओवर बर्डनिंग, मतलब माइनिंग किया वो तो वहीं साइट हमारा उसी तरह से रह गया, छूट गया। कुछ स्टेट्स हैं जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें माइनिंग करना है, और इसकी वजह से होता क्या, सीवियर लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग के एग्जाम्पल मिलते हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन मिलता है। तो पूछ सकता है थोड़ा बहुत कि कहाँ कहाँ से लैंड डिग्रेडेशन के यहाँ पर, कि व्हाट आर द मेन कंसर्न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन द महाराष्ट्र, गुजरात, इन राजस्थान एरियाज। तो क्या ओवर ग्रेजिंग है। ये भी पूछ सकता है क्या चीज़ हमारा, कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में इसका क्या हमारा रीजन है फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर हमारा क्या है, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, मतलब कि हमारा माइनिंग की एक्टिविटी के कारण हमारा लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। ठीक है। कुछ स्टेट्स जहाँ पर हैं, इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल लैंड डिग्रेडेशन क्या है, तो यहाँ पर है हमारा ओवर इरीगेशन। क्यों? ड्यू टू वाटर लॉगिंग, ज़्यादा वाटर लॉग हो जाता है, लीडिंग टू इंक्रीज इन द सैलिनिटी। वहाँ पर क्या होता है, सैलिनिटी और एल्कलिनिटी, सॉइल में, मिट्टी में क्या होता है, ज़्यादा लवणीयता देखने को मिलती है। ज़्यादा पर हमारा क्या होता है, जो मान लीजिए कि ज़्यादा मात्रा में ओवर इरीगेशन करेंगे, पानी जब सूखेगा तो फिर नीचे से हमारा क्या होता है, कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा क्या होता है, जो साल्ट होते हैं, जो सैलिनिटी और जो कह क्षारीयता कह रहा है, वो बाहर निकल के आ जाते हैं, और बबल्स के रूप में, या यूँ कहें कि हम उसमें छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में जो सफ़ेद पूरा हमारा लैंड पे जमा होता है, और ये इसकी क्या फर्टिलिटी को डाउन कर देता है। जो मिनरल प्रोसेसिंग लाइन, ग्राइंडिंग द ऑफ लाइमस्टोन, चूना पत्थर को पिसाई करना हो, सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट और सोप स्टोन, जो आपका सोप बनाने वाला पत्थर है, सिरेमिक इंडस्ट्री, ये सब क्या कहते हैं, ह्यूज मात्रा में क्या कहते हैं, डस्ट को हमारे क्या करती हैं, एग्जर्ट करते, निकालती हैं, और एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा वाटर सिस्टम, इट प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन द लैंड। इन्फिल्ट्रेशन पूरा प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, वो चला जाता है पानी नीचे, लेकिन क्या है, सारा का सारा ऊपर मैटर छोड़ देता है लैंड के ऊपर ही। और ऐसे ही हमारा हाल ही के वर्षों में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हैं, वो भी, उसके भी जो वेस्ट है, वो भी हमारा मेजर सोर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन और वाटर पोल्यूशन के रूप में हमारे काम किया है। जो हमारे इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो आपके क्या हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से निकलने वाले जो हानिकारक जो तत्व हैं, एफ्लुएंट्स है, वो भी क्या करते हैं कि हमारा नदी में डंप होने लगते हैं, ग्राउंड में डंप किया जाने लगता है। इसकी वजह से होता क्या है कि धीरे धीरे हमारा लैंड हो या हमारा वाटर हो, दोनों क्या होता है, बेकार होने लगते हैं। अब ये दिखा रहा है हमारा, जैसे देखिए कुछ और भी हमारे, तो देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एफॉरेस्टेशन, आप वृक्ष लगाइए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करिए, किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करें, हम ये हेल्प कर सकता है कुछ हद तक। प्लानिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, किस प्रकार से हम प्लांट्स को हम क्या करें, उसको हम प्लांटिंग करें, लगावें, कंट्रोल करें ओवर ग्रेजिंग पर। सैंड ड्यून्स जो होते हैं उसको स्टेबलाइज किया जाए, कैसे, बाई ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज। क्या करें आप, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं उनको आप लगा दीजिए, जिससे क्या हो कि हमारा सैंड ड्यून्स ना बने, उसको स्टेबलाइज हो, मतलब वो ना बने। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मेथड्स हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन हम कर सकते हैं एरिड एरियाज़ में। प्रॉपर मैनेजमेंट करिए वेस्टलैंड का, कंट्रोल करिए माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा ना हो, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस करें, उसको सही तरीके से डिस्चार्ज करें, डिस्पोजल करें। वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, जो वेस्टेज हैं उसको ट्रीटमेंट के बाद किस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, उपयोग करें, कि जिससे क्या हमारा लैंड और वाटर डिग्रेडेशन को कम से कम ये क्या करें, इन्फ्लुएंट करें।
इंडस्ट्रियल और सब अर्बन एरियाज़ में हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब अपने अगले लेक्चर में सॉइल एज ए रिसोर्स, कैसा रिसोर्स सॉइल काम करता है। अभी हम लैंड रिसोर्स में कर रहे थे और लैंड रिसोर्स में हमने चर्चा की कि करके कि हमारा किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये हमारा बैरन लैंड है, क्या है, हमारा कौन सा एरिया ज़्यादा है, क्या है, सब इसको चर्चा किए। अब सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और आपके क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक हम ख़त्म करेंगे। यदि आपको पसंद आता है तो ठीक करिए, लाइक करिए और ट्राई करिए कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो क्या हो, उनको भी इसका ज्ञान मिले, वो भी समझें इस बात को। समझ में आता है तो बताइए कि ठीक लगा, नहीं लगा, जहाँ डाउट हो फिर से पूछ लीजिएगा। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त से बिंदास से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।